नमस्कार, थर्ड आई में आपका स्वागत है। आज पिछले 2-3 दिनों में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 2-3 प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत चर्चित रही। सबसे पहले तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस शनिवार को सपा और बसपा की ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और कालिदास मार्ग से जो मुख्यमंत्री आवास है उस वाले चौराहे से लेके और ताज तक पूरा झंडे से और पोस्टर से और बैनर से रंगा पड़ा था और दोनों लोगों के, बसपा और सपा के दोनों तरफ के मतलब ठीक से उसको प्रचार किया था। अब हो गया जा रहा है कि धीरे धीरे ये जो हम लोगों की अभी सरकार है केंद्र में जिसने इवेंट को बहुत, तो ये सारे लोग अब इवेंट के ही उसमें गिरफ्त में आते जा रहे हैं। ये पार्टीज जो सपा बसपा थी जो जनरली जमीनी पार्टी हैं, ये भी अब इवेंट के उसमें है, क्योंकि अगर ये इवेंट मैनेजर की गिरफ्त में नहीं होती तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ताज में नहीं होती। ताज में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का जो भी औचित्य रहा हो वो मेरे ख्याल में इवेंट ही मैनेजर की बात से प्रभावित होकर किया होगा, क्योंकि 2 साल पहले तो एक पीके नाम के सज्जन थे, वो कांग्रेस के कर्ता धर्ता थे, वो ये सब इवेंट ऑर्गेनाइज कराने में उनको बहुत महारत थी, तो उन्होंने ताज में राहुल गांधी और अखिलेश की एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई थी। उसके बाद जो 2017 के विधानसभा इलेक्शन में जो हश्र हुआ वो तो पता ही है। 2-3 चीजें वो था। एक चीज तो बहुत ही, जैसे कहीं पे भी काशीराम और मुलायम सिंह की फोटो नहीं थी और उनकी बहुत बातचीत नहीं थी। मुझे ऐसा लगता है कि दोनों पार्टी आज जहां पे खड़ी हैं उसमें काशीराम जी का और मुलायम सिंह यादव जी का एक बड़ा योगदान रहा है। स्ट्रैटेजी के हिसाब से अब तो लोग नई नई तरह की स्ट्रैटेजी और इवेंट मैनेजर बताते हैं, वो उनके अब रहा होगा, लेकिन मुझे हम सब लोगों को अच्छा लगता है अगर काशीराम, मुलायम सिंह यादव, इन लोगों को भी अगर कहीं ना कहीं इनकी भी फोटो लगती। खैर, मायावती जी ने ज्यादा टाइम एक लिखित बयान जैसे वो पढ़ती है, उन्होंने एक लंबा 25 मिनट का करीब एक अपना वक्तव्य पढ़ा और उसमें उन्होंने 2 बातें जो बिल्कुल साफ साफ आ रही थी। उन्होंने गेस्ट हाउस कांड जिस का बार बार उल्लेख किया कि गेस्ट हाउस कांड और हम भूल गए हैं और उसको भुला के भी हमें अब साथ रखना है, इस तरह की बातें की। तो भुला के भी मतलब वो आज भी उनको याद है। दूसरा, उन्होंने, मुझे ऐसा लगता है कि ये एज अ स्ट्रैटेजी अब अखिलेश जी के कहने पे या बिना अखिलेश के कहने के स्वतः उन्होंने शिवपाल के ऊपर ठीक से हमला किया और ये 2 हाई पॉइंट थे। जब अखिलेश ने अपनी बात रखी, संक्षेप में रखी, 7-8 मिनट में उन्होंने अपनी बात समाप्त की, तो 2 बात उसमें बहुत इंपॉर्टेंट थी। एक तो उन्होंने बार बार कहा सम्मान की बात कि भाई ये मायावती जी का अगर कहीं कोई अमर्यादित बात उनके साथ है तो मानिए कि मेरा वो हो रहा है, मेरी बेइज्जती। तो उन्होंने बहुत स्पष्ट किया अपने काडर को कि ये मायावती जी के साथ या इनके साथ ये किसी तरह का भी अभद्रता इनको स्वीकार नहीं है। लेकिन एक जगह मुझे जो लगता है, भाई इन लोग पॉलिटिक्स में हैं, चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, तो इनको क्या राय दें। लेकिन जब प्राइम मिनिस्टर की बात किसी पत्रकार ने उनसे पूछी, क्योंकि क्वेश्चन 3-4 लिए गए थे और वो भी भगदड़ में कुछ अजीब तरह से क्वेश्चन हो रहे थे, चिल पो के बीच में वो प्रेस वार्ता चल रही थी, उसमें जब किसी पत्रकार ने अखिलेश यादव जी से प्राइम मिनिस्टर के बारे में पूछा तो उन्होंने उसका घुमा फिरा के जवाब दिया। मुझे ऐसा लगता है कि उनको स्पष्ट कहना चाहिए था कि भाई हमारे ये हैं और हम लोगों में आपस में जो भी बड़ी पार्टी होगी वो तय कर लिया जाएगा। और मुझे तो लगता है कि अगर वो आज मायावती को प्रोजेक्ट कर देते एज प्राइम मिनिस्टर तो उन्हीं का फायदा होता, क्योंकि वो एक आज उनको वोट और चाहिए ना। खैर, उसके बाद इन लोगों ने अनाउंस कर दिया, सीटों का बंटवारा बता दिया, 38 सीटें हो गई दोनों की। 2 सीटें कांग्रेस के लिए छोड़ना है, 2 सीटें इन्होंने और अपने अलाइज के लिए कही। तो इससे भी बहुत से उन्होंने इंडिकेशन, बहुत से चीजों पे विराम लगा दिया। अब ऐसा कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव जी कुछ लोगों को अकोमोडेट करने के लिए अपनी सीटों में से देंगे कुछ सीटें। हालांकि आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का एक वक्तव्य आ गया है जिसमें उन्होंने फिर कहा है कि अखिलेश तो नाक रगड़ के 12 सीट, या दैनिक जागरण की खबर की मैं बात कर रहा हूं कि वो तो नाक रगड़ के 12 सीट पे भी मान जाते हैं, मायावती जी ने उनको बहुत ज्यादा सीटें दे दी। खैर, इस गठबंधन से मेरे ख्याल में भाजपा को बहुत रिएक्ट नहीं करना चाहिए था,
क्योंकि ये तो मानी हुई बात है कि ये दोनों लोग अगर एक साथ हो रहे हैं तो एक बड़ा वोट का आधार इन लोगों को मिल रहा है और इनके जीतने की संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं। इसी के बाद रविवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस ने भी कर दी। अब वहां पे उनको जगह, उसको गठबंधन, उत्तर प्रदेश के गठबंधन में कांग्रेस को जगह नहीं मिली है। इन्होंने उसको एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कल, गुलाम नबी आजाद जी सुबह दिल्ली से आए, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किए और फिर वो वापस चले गए और कहने गए थे कि वो फील ऑफ द प्लेस लेने गए थे, फील ऑफ उत्तर प्रदेश की नब्ज लेने गए थे। तो अब वो मेरे ख्याल में ये सरकारी पार्टी होते होते कांग्रेस भी ओपीडी टाइप फील ऑफ द प्लेस थी। अरे भाई, आके जब तक मरीज की नब्ज पकड़ने का भी टाइम नहीं था, 3-4 घंटे के लिए लखनऊ में आए, 3-4 घंटे में क्या यहां की नब्ज लेंगे, कांग्रेस के दफ्तर से बाहर तो निकले नहीं, वहीं पे उन्होंने नब्ज पकड़ी, नब्ज समझी और वो वापस उड़ गए। देखिए, एक चीज राहुल गांधी जी को समझना होगा। मेरे हिसाब से आज प्रमुखता से उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को सारे पेपर्स ने अपनी लीड स्टोरी बताया है। आज राहुल गांधी जी को थोड़ा एक चीज समझनी होगी मेरे हिसाब से। वो ये समझनी होगी कि आज देश कहीं ना कहीं मोदी जी के ऑल्टरनेटिव पे बात करने को तैयार हो गया है। आज से 1-1.5 साल पहले आप बात करिए तो पहली बात ये होती थी, भाई मोदी ने कौन, लेकिन आज लोग आपको बात करने को तैयार हैं। आज आपको लीड खबर आपकी बनाने को कांग्रेस तैयार के लिए मीडिया छापने को तैयार है, चाहे मजबूरी में, चाहे लोगों के किसी भी कारण से, क्योंकि अदरवाइज आप एक इतनी अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस ताज होटल में बढ़िया खाने पीने के बाद सैटरडे को, संडे को आप अपने पार्टी हेडक्वार्टर में समोसा और लड्डू खिला के अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो ये मानिए कि आज पब्लिक का मूड है, इसलिए वो पहले पेज पे लीड खबर बन रही है। आप संडे को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जो भी मीडिया से जुड़ा है, संडे को बहुत अच्छा दिन नहीं होता है, लोग जनरली छुट्टी उसके, लेकिन फिर भी आपको प्रमुखता से स्थान दिया जा रहा है। इसका मतलब कि एक जनरल परसेप्शन बदल रहा है। तो आपको ये चीजें पकड़नी होगी, क्योंकि ग्राउंड पे आपके पास कुछ नहीं है। अब आपको मैं सिर्फ मतलब कांग्रेस की मैं बात इसलिए कर रहा हूं कि अब ये तो तय हो गया कि बीजेपी एक फ्रंट, सपा बसपा एक फ्रंट और कांग्रेस एक तीसरे फ्रंट के रूप में ही लड़ेगी। अब कांग्रेस की जरा दशा से देख लीजिए, आप एक बार समझ लीजिए। मतलब बाकी जितनी पार्टीज हैं, सबके कर्ता धर्ता सब उत्तर प्रदेश के हैं, यही रहते हैं, यही उनका। भाई मायावती जी हैं, लखनऊ में रहती हैं, दिल्ली कभी कभी जाती हैं, लेकिन लखनऊ में पूरे टाइम रहती हैं। सपा के अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, उनके प्रदेश, ये सब लोग उनके प्रदेश अध्यक्ष, मतलब ये तो राष्ट्रीय अध्यक्षों की हम बात कर रहे हैं, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हैं, लखनऊ में रहते हैं, फुल टाइम अवेलेबल हैं, अपने लोगों के बीच जाते आते हैं, अपने पार्टी दफ्तर जाते हैं, इधर उधर भी घूमते घामते रहते हैं, लोगों से मिलते जुलते रहते हैं। मैं भाजपा की बात कर रहा हूं, महेंद्र नाथ पांडे जी हैं, चंदौली बनारस के आसपास कहीं ना कहीं मिलते जुलते रहते हैं, लोगों से बातचीत करते रहते हैं, उपलब्ध हैं पूरे टाइम उत्तर प्रदेश में। अजीत सिंह जी, मैम, हालांकि अजीत सिंह जी ऑल्सो पेड है, लेकिन अजीत सिंह जी भी कम से कम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वो मिल जाते हैं। वो कांग्रेस में एक अध्यक्ष बनाए गए हैं राज बब्बर जी। राज बब्बर जी का कोई मतलब ही नहीं है यहां, मतलब राज बब्बर जी का कोई घर यहां है। आप कालिदास मार्ग पे कहने को एक फ्लैट ले लिए, लेकिन उससे कोई काम थोड़ी होगा। राज बब्बर जी उपलब्ध ही नहीं रहते हैं। तो मतलब कांग्रेस का अध्यक्ष बहुत वीक। अब प्रभारी की जरा हालत समझ लीजिए। आपने पिछली बार प्रभारी बना दिया था प्रशांत किशोर को, ही वॉज कॉलिंग द शॉट। उससे पहले आप एक प्रभारी बना के ले आए थे मधुसूदन मिस्त्री जी को, अजीब से बाल लंबे से करके। ईस्टर्न यूपी में मैंने उनकी दुर्गत होते हुए देखा है, जिस ढंग से लोग हे मिस्त्री ये सब कर रहे थे। मतलब मधुसूदन मिस्त्री का उत्तर प्रदेश से क्या लेना देना, आप उनको बना दिए। आप 2019 में कह रहे हैं कि हम प्रबल, मतलब आप सत्ता पाना चाहते हैं, और आप गुलाम नबी आजाद जी को फिर से आपने उत्तर प्रदेश का वो बना दिया। अच्छे आदमी हैं, लेकिन गुलाम नबी आजाद की कौन सा उत्तर प्रदेश, नेताओं को जानते हैं लेकिन ग्राउंड पे कौन सा इनको जानते हैं। इनके आने से कौन सा, अगर थोड़ी देर के लिए मैं इस आर्गुमेंट को मान लूं, इनके आने से कौन सा मुसलमान वोट करने लगेगा। अरे आपको अगल बगल की हिंदी बेल्ट है,
आपका बिहार है, मध्य प्रदेश है, मतलब राजस्थान है, इनका किसी आदमी को, किसी ताकतवर नेता को आप यहां का प्रभारी बनाते, कुछ फर्क पड़ता। खैर, दूसरी बात, एक चीज और समझने वाली बात है कि कांग्रेस को यह चीज समझनी होगी कि उनको गठबंधन से क्यों बाहर निकाला गया। अपनी ये मायावती जी कह रही हैं कि वो ट्रांसफर नहीं होते हैं, कांग्रेस नहीं करती, वो अपनी जगह है। मुझे इन सब कारणों के अलावा एक और कारण बहुत प्रमुखता से समझ में आ रहा है। राज बब्बर पूरे टाइम सपा के साथ थे, सपा से निकल के वो कांग्रेस में चले गए, और कांग्रेस में जब गए तो अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव को इलेक्शन में फर्रुखाबाद में उन्होंने हराया। अब एक आदमी जब इलेक्शन में जाता है, उस वोट में होता है, तो दूसरे विरोधी के बारे में अच्छी बात तो नहीं कहेगा, तो वो कहीं ना कहीं डिंपल यादव जी को और अखिलेश यादव जी को याद होगा। दूसरे, आपने जो आजकल अनऑफिशियली नंबर 2 उत्तर प्रदेश में आपके हैं नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी, मायावती जी को छोड़ के बहुत लोग गए। मायावती जी को छोड़ के स्वामी प्रसाद मौर्य गए, बाबू सिंह कुशवाहा गए, मतलब बहुत से लोग गए, लेकिन कोई गाली देके नहीं गया। नसीमुद्दीन सिद्दीकी जब बाहर निकले तो इतनी गाली गलौज के साथ निकले कि उनके टेप, उन्होंने टेलीफोन कन्वर्सेशन वो किया, और कितना पैसा मांगती हैं और क्या करते हैं आपने ये किया। आज ये दो प्रमुख लोग, अखिलेश यादव और मायावती, राज बब्बर और नसीमुद्दीन सिद्दीकी के साथ क्या कोई गठबंधन करना चाहेंगे? ये प्रैक्टिकल चीजें हैं राहुल गांधी जी, इसको थोड़ा आपको विचार करना पड़ेगा। आपको लगता है कि आप ऐसे करेंगे? अब यहां की जरा उत्तर प्रदेश की टीम भी देख लीजिए कांग्रेस की क्या है। राज बब्बर जी जो नॉन रेजिडेंट उत्तर प्रदेश वाले हैं, कितना रहते हैं कितना नहीं रहते हैं। नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी, मैंने उनके बारे में आपको बता ही दिया है, जिनके बारे में मंच से राहुल गांधी ने बुंदेलखंड की सभा में इनके बारे में कहा कि इनकी जांच होनी चाहिए भाई। तो ये उनको कितने वोट दिलाएंगे मुझे नहीं मालूम। इनके तीसरे एक कर्ताधर्ता शशि थरूर साहब एक बहुत अच्छा कार्यक्रम चला रहे हैं, जिसमें वो जोड़ना चाह रहे हैं लोगों को मैनेजमेंट के तौर पे। अमिता सिंह जी इनका फेस है। अमिता सिंह जी कोई बहुत अच्छा फेस नहीं है। संजय सिंह साहब की रिस्पेक्ट है, लेकिन एक बड़े वर्ग में उनकी जो पहली पत्नी गर्मा, उन्हीं को लोग मानते हैं। अमिता सिंह जी को आज भी सैयद मोदी के हत्याकांड से लोग कई सी चीजों को नहीं कहना चाहिए, और वो उचित नहीं होगा कहना। अमिता सिंह कोई लीड नहीं कर सकती हैं। एक कंस्टिट्यूंसी में विधानसभा में जीत के आना अलग बात है, आपने उनको एक पूरे प्रदेश का प्रभार दे रखा है। आपके एक चौथे पीएल पूनिया जी हैं, जिनको हर जगह आप दिखाते हैं, आपका वो दलित फेस है। पीएल पूनिया जी नौकरशाह हैं। पीएल पूनिया जी अपने लड़के या लड़की को टिकट बाराबंकी में दिलवा सकते हैं और खुद कहीं हो सकते हैं। पीएल पूनिया जी कोई ग्राउंड के हार्डकोर नेता नहीं है, यह आपको भी समझना होगा। ये अखिलेश यादव, माया, ये सारे लोग हार्डकोर नेता हैं। इनके कर्ता धर्ता ग्राउंडेड नेता हैं। वो जो भाजपा के जितने नेता हैं सब ग्राउंड पे हैं। आपके पीएल पूनिया जी नौकरशाह को एक आप ले आए, उनको आप अपना कर। एक नगीना जो 5वें नगीने अनीस अंसारी साहब हैं। अब अनीस अंसारी साहब के मतलब क्या, इनके बारे में क्या बताया जाए? ये दूसरे नौकरशाह। अनीस अंसारी को कोई मुस्लिम लीडरशिप, कोई मुस्लिम उनको वोट देगा? आपको लगता है कि अनीस अंसारी आ जाएंगे तो मुसलमान आपके साथ हो जाएंगे? खैर, ये तो कांग्रेस को, मैं सिर्फ इसलिए ये बात कह रहा था कि अगर कांग्रेस इन चीजों पे विचार नहीं करेगी तो वो 2 सीटें छोड़ दीजिए, कांग्रेस मेरे हिसाब से मतलब डबल डिजिट में भी पहुंचना कांग्रेस के लिए मुश्किल बात होगी। बहुत आसान नहीं रहेगा अगर वो अपने ग्राउंड को आज भी ठीक नहीं करेगी। क्योंकि जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, आप 80 सीट बोल रहे हैं, आपको टच करना चाहिए था। देखिए, आज कुछ आपके नेचुरल अलाइज हैं। आपके पास कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके नेचुरल अलाइज हैं, और उनको आपको टच, मेरे हिसाब से टच करना आवश्यक था। आपके सबसे नंबर 1 नेचुरल अलाई है शिवपाल। क्योंकि शिवपाल पे जिस तरह का हमला सपा बसपा ने किया है, शिवपाल भी आज एक तलाश रहे हैं। भाजपा के साथ वो जाएंगे नहीं। थोड़ी देर के लिए मान भी लिया जाए कि भाजपा उनको प्रायोजित कर रही है, लेकिन भाजपा को वो तभी सूट कर रहे हैं जब वो अखिलेश के अगेंस्ट हो।
वो भाजपा ज्वाइन कर लेंगे तो उनकी कोई वैल्यू नहीं है। तो आज कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा नेचुरल एलाई जो है वो शिवपाल है। शिवपाल का भाई एक संगठन में उनका एक लंबा वो रहा है, लोगों को जानते हैं। कितना वोट पे असर डालेंगे ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन हवा अच्छी और बुरी करने में उनका उपयोग कर सकते हैं आप। दूसरा, आपके जो तुरंत, मैं इसलिए अजीत सिंह का नाम नहीं ले रहा हूं क्योंकि अजीत सिंह जी के लिए तो कहा जा रहा है कि आज वो भाजपा से भी संपर्क में है, वो सपा बसपा से भी संपर्क में है, वो कांग्रेस से भी संपर्क में है, तो वो तो मतलब कहीं पे भी जा सकते हैं, इसलिए उनके लिए कुछ कहना बहुत ठीक नहीं होगा। अपना दल, अब अपना दल के दो फैक्शन है ही मां बेटी में, तो एक फैक्शन को आपको तुरंत पकड़ लेना चाहिए क्योंकि इससे पहले उसको सपा बसपा पकड़े, आपको पकड़ना चाहिए। एक फैक्शन मेरे हिसाब से राजा भैया जो हैं, राजा भैया भी आपके नेचुरल एलाई हैं क्योंकि राजा भैया सपा से अलग होकर अपनी पार्टी बनाए हैं। राजा भैया और उनके पिताजी बहुत गुस्सा थे जब वो सवर्ण वाला संशोधन आप लाए थे सुप्रीम कोर्ट का, उस निर्णय को डाइल्यूट करने के लिए। उस समय से वो सवर्ण की बात को लेके राजा भैया, तो राजा भैया को अपने साथ रखिए। ये लोग हो सकता है पूरे 80 सीट पे प्रभाव न डालें, लेकिन एक हवा बनाने और बिगाड़ने का काम इन लोग जरूर कर सकते हैं। पीस पार्टी के डॉक्टर अयूब हैं, ईस्टर्न यूपी की 2-3 सीटें हैं जहां पे आप इनको बहुत आराम से, अगर डॉक्टर अयूब को ठीक जगह मतलब आप एडजस्ट करके उनको लड़ा दें तो डॉक्टर अयूब को आप जिता सकते हैं। आपके पास दो चीजें अब द स्लीव हैं जो मुझे लगता है कि जिसपे अगर ये करेंगे तो थर्ड फ्रंट के, आज मैं बात कर रहा हूं इस थर्ड फ्रंट, मतलब दो फ्रंट तो हो ही गया, थर्ड फ्रंट पे कुछ दम रहेगा कि नहीं रहेगा। आम आदमी पार्टी आपका जोकर इन द पैक है। अगर आप आम आदमी पार्टी के साथ, जैसा लगता है और जैसी चर्चा है कि आप दिल्ली में और पंजाब में और राजस्थान हरियाणा में किसी तरह का पैक्ट करने के मूड में हैं जिससे वोटों का बंटवारा ना हो, तो उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी के साथ भी आपको जरूर पैक्ट कर लेना चाहिए। उनकी 2-4 जगह प्रभावशाली क्षेत्र हैं, सुल्तानपुर में संजय सिंह का प्रभाव क्षेत्र है, आपका कहीं ना कहीं उससे फायदा ही होगा। एक जगह मैं और कहूंगा, आप देखिए आज की तारीख में क्या है कि ये तो हर स्टेट में आपकी समस्या होगी। नेशनल लेवल पे लोग आप एक साथ एंटी बीजेपी खड़ा होना चाहेंगे, स्टेट लेवल में कोई अपनी पोजीशन को छोड़ना नहीं चाहेगा। ये जब आप बंगाल जाएंगे तब भी यही दिक्कत होगी, जब आप किसी भी स्टेट में जाएंगे तो ये समस्या होगी। मेरे हिसाब से कम्युनिस्ट पार्टी का उत्तर प्रदेश में आपका कोई क्लैश ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन उनकी 2-4 सीटें हैं। उनके एक नेता यहां से आते हैं, अतुल कुमार अंजान, घोसी से या मऊ से, आजमगढ़ से, जहां से भी आप उनको एक अच्छा कम्युनिस्ट पार्टी को भी अपने साथ लाके, और उस इलाके से जहां पे कम्युनिस्टों का एक थोड़ा गढ़ रहा है और थोड़ा कम्युनिस्ट लड़ते भी रहे हैं। अतुल अंजान पहले वहां एमपी का इलेक्शन लड़ भी चुके हैं, उनको अकोमोडेट करिए। फिर लालू जी के लड़के तेजस्वी यादव आ रहे हैं, मैं जरूर मानूंगा कि उन्होंने बहुत परिपक्वता दिखा के, तेजस्वी यादव इस समय घूम रहे हैं ऑपोजिशन यूनिटी के लिए, आप कम से कम लालू जी को आप अनाउंस करिए कि ये साथ हैं। महान दल आपके साथ, आपने 2014 का इलेक्शन महान दल के साथ लड़ा था, और ये सुहेल देव पार्टी और ये सारी पार्टी जहां जहां 2 फैक्शन हो गए हैं, निषाद वाली पार्टी, इस तरह की पार्टीज को सहेजने की कोशिश करिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं थर्ड फ्रंट का भी कुछ मामला थोड़ा बहुत बन सकता है, नहीं तो दहाई की फिगर में भी आने में मुश्किल होगी। इसको खत्म करने से पहले मैं बस एक आंकड़ों से अपनी बात समाप्त करूंगा। बीजेपी का जो बेस्ट अभी तक का रहा है, बीजेपी का 89 से सफर, जब मैं 89 से ले रहा हूं, 8 सीटों से शुरू हुआ, और जो इसकी 71 सबसे मैक्सिमम सीट 2014 के इलेक्शन में थी, उससे पहले बीजेपी को ये कोई याद करे ना करे, 98 12वीं लोकसभा के इलेक्शन में बीजेपी को 57 सीट मिली थी। तो कई बार ये कह देना कि ये 71 में मिरेकल हो गया, ऐसा नहीं है। 57 सीट भी बीजेपी पाई हुई है, यहां से 96 में 52 भी पाई हुई है। तो बीजेपी को एक उत्तर प्रदेश से एक बार बड़ी बड़ी सीटें मिल चुकी हैं, इस बार उसको वो सीट मिलने में थोड़ी दिक्कत होगी। सपा के लिए भी मैं बता दूं कि सपा भी 2004 का इलेक्शन में 35 सीट पाई थी, तो मतलब सपा 35 सीट उत्तर प्रदेश से पहुंच चुकी है। अब की दिक्कत क्या है कि जब वो 38 सीट पे लड़ रही है,
तो अगर 66% भी हम लोग फर्स्ट डिवीजन से भी उनको पास कराएं तो वो 25 सीट से ज्यादा वो नहीं पार कर पा रहे हैं। मतलब 66% सक्सेस रेट बहुत अच्छा माना जाता है, तो आप 25 सीट पे रुक जा रहे हैं। बीएसपी जो मैक्सिमम सीट 2009 में पाई है वो 20 और 0 2014 में। तो बीएसपी भी अगर बहुत खींच खाच के करेगी तो 20 का 22, 23, 24। मेरा सिर्फ कहना यह है कि ये जो गठबंधन है ये 40 से 45 के फेरे में ही इसकी उम्मीद है कि 45 के फेरे में। बीजेपी, चूंकि बीजेपी के भाग्य से छीका टूट गया है, ये सब लोग एक जगह इकट्ठा नहीं हो पाए हैं, जनरल इंप्रेशन नहीं जा रहा। हालांकि वोट परसेंटेज बहुत ज्यादा नहीं था कांग्रेस के पास, लेकिन एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज रहती है वो बीजेपी को जरूर मिल रही है कि बीजेपी अब ये प्रोजेक्ट करने में बीजेपी को आसानी रहेगी कि देखो ये ऑपोजिशन के लोगों में यूनिटी नहीं हो पाई। अभी कहने को है कि ठीक है एनडीए में वो भी 40 लोगों के गठबंधन, 40 दलों का गठबंधन चला रहे हैं, वो सब बातें हैं, लेकिन यहां पे कांग्रेस और सपा बसपा गठबंधन अलग अलग लड़ना बीजेपी के लिए एक बड़ी राहत है। धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये कार्यक्रम अच्छा लगा तो कृपया सब्सक्राइब करें और साथ में वो छोटी घंटी भी दबा दें, जिससे आपको जब भी कोई नया वीडियो, नया एपिसोड अपलोड हो तो आपको उसकी सूचना मिल जाए।